हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जतिन सर लाइव में। मेरा नाम है जतिन सिंह और आज हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका चैप्टर नंबर 7 डबल एंट्री सिस्टम। देखिए स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर जब हम 6 पढ़ रहे थे, यानी हमारा जो पिछला चैप्टर था, उसमें मैंने आपको बताया था कुछ रूल्स किसके, डेबिट एंड क्रेडिट के। इसमें मैंने आपको बताया था कि कब आपको किसी एक अमाउंट को आपको डेबिट साइड लिखना है और कब आपको उसको क्रेडिट साइड लिखना है। उसके लिए आपको दो अप्रोचेज मैंने बताई थी। पहली अप्रोच थी उसकी मॉडर्न अप्रोच और जो सेकंड अप्रोच थी उसकी वो थी ट्रेडिशनल अप्रोच। ठीक, मॉडर्न अप्रोच हम चैप्टर नंबर 6 आपका जो अकाउंटिंग इक्वेशन है उसके अंदर हम पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच की। देखिए, ट्रेडिशनल अप्रोच को ही हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं डबल एंट्री सिस्टम। ट्रेडिशनल अप्रोच का ही दूसरा नाम है आपका डबल एंट्री सिस्टम। तो देखिए, ये डबल एंट्री सिस्टम हमें क्या बताता है, इसका मीनिंग समझिए। सबसे पहले ये वो सिस्टम है जिसके अंदर आप कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन करेंगे तो वो अफेक्ट करेगी कम से कम मिनिमम 2 अकाउंट्स। यानी हर बिजनेस ट्रांजैक्शन के, आप कोई भी ट्रांजैक्शन अपने बिजनेस में करेंगे तो वो कम से कम 2 अकाउंट को अफेक्ट करेगी और वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में अफेक्ट करेगी। यानी एक अकाउंट अगर बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा किसी एक ट्रांजैक्शन से, दूसरी ट्रांजैक्शन में कोई एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। मतलब हमेशा क्या होगा, उनके बीच में अपोजिट रिलेशन होगा। समझते हैं कैसे, चलिए इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि आप क्या करते हो, अपने बिजनेस के लिए परचेज करते हैं फर्नीचर। परचेज फर्नीचर, आपने फर्नीचर खरीदा अपने बिजनेस के लिए और फर्नीचर खरीदा है आपने ₹2 लाख का, 2 लाख रुपए का आपने फर्नीचर खरीद लिया। चलिए अब देखिए इसके क्या क्या इफेक्ट होंगे आपके बिजनेस में। पहली चीज, जब आपने ये फर्नीचर खरीदा है तो इसका मतलब क्या हुआ, आपके बिजनेस में फर्नीचर बढ़ जाएंगे। आपके बिजनेस में क्या होगा, आपका जो फर्नीचर है वो क्या होंगे, इंक्रीज। फर्नीचर आए हैं और इसका जो दूसरा इफेक्ट आपके बिजनेस में पड़ेगा कि आपने फर्नीचर अगर खरीदा है तो कुछ ना कुछ पेमेंट तो की होगी, तो आपका क्या होगा, आपका जो कैश है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी कैश क्या हो जाएगा, कैश हो जाएगा जी आपका डिक्रीज। कैश हो गया आपका यहाँ पर डिक्रीज। ठीक है, यही तो हमारा डबल एंट्री सिस्टम हमें बताता है कि क्या हो, जब भी कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन हो तो वो कम से कम 2 अकाउंट्स पे इफेक्ट करेगी। सबसे पहला अकाउंट क्या है आपका, फर्नीचर अकाउंट। दूसरा अकाउंट क्या है आपका, कैश अकाउंट। और क्या होगा, उसका हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, उसका रिलेशन बनेगा। तो देखिए, फर्नीचर खरीदा है तो फर्नीचर आपके बिजनेस में बढ़ गए। अब फर्नीचर खरीदा तो कैश की पेमेंट की होगी, तो कैश क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज, जब भी आप क्या करते हो, फर्नीचर आपका बढ़ता है तो आपने क्या किया, आपने मॉडर्न अप्रोच में आपको पता है कि जब हम क्या करते हैं, हमारा फर्नीचर क्या है, एसेट, और एसेट जब इंक्रीज होगा तो हम उसको क्या करते हैं, उसको करते हैं जी हम डेबिट, उसको हम करते हैं डेबिट। और जब हमारा कोई एसेट डिक्रीज होता है तो उसको हम क्या करते हैं, उसको करते हैं हम क्रेडिट। लेकिन इस डबल एंट्री सिस्टम, ये जो ट्रेडिशनल अप्रोच है, इस चैप्टर के अंदर आपने इसको डेबिट क्यों किया, आपके फर्नीचर अकाउंट को, और आपका जो कैश अकाउंट है इसको क्रेडिट क्यों किया, बस आपको यही समझना है। यानी हम यहाँ पर कुछ अकाउंट्स के जो नेचर है उसको समझेंगे कि कैसे हमने किसी अकाउंट को क्या करना है, डेबिट करना है, कैसे हमें किसी अकाउंट को क्रेडिट करना है। और इस अप्रोच के अंदर जो ट्रेडिशनल अप्रोच है, जो आपका चैप्टर नंबर 7 डबल एंट्री सिस्टम है, ये हमें क्या बताता है कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन होगी तो हमारा कोई अकाउंट तो बढ़ेगा और कोई क्या होगा, घटेगा। कुछ इंक्रीज होगा, कुछ डिक्रीज होगा। मतलब उनके बीच में क्या है, एक अपोजिट रिलेशन है। ठीक, तो आपका ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप मीनिंग को अभी नोट डाउन कीजिए, फिर हम समझते हैं कि आपके डेबिट एंड क्रेडिट के क्या क्या रूल्स हैं आपकी ट्रेडिशनल अप्रोच में। चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। स्टूडेंट्स, अब डबल एंट्री सिस्टम में आपको ये जानना है कि आप कब किसी अकाउंट को आप डेबिट करेंगे, कब आप उसे क्रेडिट करेंगे। इसके लिए हमने अकाउंट्स को 2 पार्ट्स में यहाँ पे क्लासिफाई किया गया है। कौन से, देखिए, डबल एंट्री सिस्टम के अंदर आपके जो अकाउंट्स हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक तो होता है आपके पर्सनल अकाउंट्स, एक होंगे आपके
पर्सनल अकाउंट्स। और जो सेकंड होंगे आपके, सेकंड टाइम है उसको हम कहेंगे इम्पर्सनल अकाउंट्स। सेकंड है आपके इम्पर्सनल अकाउंट्स। देखिए जो आपके इम्पर्सनल अकाउंट्स हैं ये आगे फर्दर क्लासिफाइड हैं 2 पार्ट्स में। इम्पर्सनल अकाउंट्स 2 तरह के होते हैं। सबसे पहला कौन सा, ये एक तो होता है आपके रियल अकाउंट्स, एक होते हैं आपके रियल अकाउंट्स और एक होते हैं आपके नॉमिनल अकाउंट्स। एक होंगे आपके नॉमिनल अकाउंट्स। चलिए अब एक और इंपॉर्टेंट बात, इम्पर्सनल अकाउंट्स कितने पार्ट में फर्दर क्लासिफाइड है? 2 पार्ट्स में। और पर्सनल अकाउंट भी आगे 3 पार्ट्स में क्लासिफाई है। कौन से? सबसे पहला जो पार्ट है इसका उसको हम कहते हैं नेचुरल पर्सनल अकाउंट। ये क्या क्या है मैं अभी आपको समझाऊंगा। पहले हम आपको बता देते हैं कि आपके अकाउंट्स हैं कौन से। नेचुरल पर्सनल अकाउंट, जो सेकंड है आपके वो है, पहला है नेचुरल पर्सनल अकाउंट, एक होता है आपका इसमें रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, और जो थर्ड पार्ट आपका इसके अंदर क्लासिफाई किया गया है उसको हम कहते हैं आपके आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स को। ये 3 पार्ट्स में क्लासिफाइड है। सेकंड है आपका जी आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स और थर्ड पार्ट है इसका वो है आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स। अब आपको ये जानना है कि आपको कौन सा अकाउंट आपको डेबिट करना है और कौन सा अकाउंट क्रेडिट करना है। तो इसके लिए हमने क्या जाना कि हमने अकाउंट्स का नेचर जानना है, और अकाउंट्स का नेचर जानने के लिए हमने अकाउंट्स को क्लासिफाई किया गया है, उसको कुछ अकाउंट्स को किसी पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो अकाउंट्स कितने पार्ट्स में क्लासिफाइड हैं? आपके 2 पार्ट्स में। आपकी डबल एंट्री सिस्टम आपकी ट्रेडिशनल अप्रोच में पहले तो होते हैं पर्सनल अकाउंट्स, दूसरे होते हैं आपके इम्पर्सनल अकाउंट्स। देखिए पर्सनल अकाउंट्स आगे 3 पार्ट्स में क्लासिफाइड है। चलिए पहले जानते हैं पर्सनल अकाउंट्स कौन से होते हैं। देखिए पर्सनल अकाउंट्स वो अकाउंट्स होते हैं जिसमें या तो कोई इंडिविजुअल हो, इंडिविजुअल यानी ह्यूमन बींग्स, यानी आप में हमने जिससे परचेज किया, हमने जिन कस्टमर्स को सेल किया, ये क्या है आपके, ये कहलाएंगे आपके पर्सनल अकाउंट्स। या फिर क्या हो, आपकी कोई कंपनी हो, आपने कंपनी बनाई, आपने कोई बैंक है जैसे आपने जिससे लोन लिया, टाटा कंपनी, रिलायंस कंपनी, या कोई इंस्टीट्यूशन हो, या कोई आपकी फर्म हो, पार्टनरशिप फर्म हो, या फिर आपकी कोई खुद आप अकेले मालिक हो यानी सोल प्रोप्राइटर हो तो सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म। तो ये सब किस में आएंगे? ये सब कहलाएंगे आपके पर्सनल अकाउंट्स में। इसके अलावा जो भी बच गए राइट वो कहलाएंगे आपके इम्पर्सनल अकाउंट्स। ठीक है, चलिए अब मैंने पर्सनल अकाउंट्स में आपको बताया कि क्या हो, या तो कोई इंडिविजुअल हो, इंडिविजुअल का मतलब कोई पर्सन, कोई ह्यूमन बींग्स हो। तो पर्सनल अकाउंट आगे कितने पार्ट में क्लासिफाइड है? 3 पार्ट्स में। तो सबसे पहले इसकी कैटेगरी है नेचुरल पर्सनल अकाउंट। देखिए नेचुरल पर्सनल अकाउंट में सिंपल सा मतलब है वो लोग आएंगे जो कि क्या है बायोलॉजिकली पैदा हुए हैं। ठीक है, यानी ह्यूमन बींग्स की बात कर रहे हैं। नेचुरल पर्सनल अकाउंट में हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ह्यूमन बींग्स की। जैसे कि ह्यूमन बींग्स कौन से हो सकते हैं? आपके जिस कस्टमर्स हैं, आपके सप्लायर्स हैं, आप खुद हो, आप ओनर भी तो क्या है ह्यूमन बींग है। आपने मनीष का अकाउंट बनाया, आपने राजेश का अकाउंट बनाया, आपने रमा का अकाउंट बनाया, आपने गीता का अकाउंट बनाया। ठीक, ये सब क्या है? ये पर्सन है। तो ये सभी पर्सन क्या है हमारे, ये कहलाएंगे आपके नेचुरल पर्सनल अकाउंट। ये सभी इंडिविजुअल्स आपके क्या है किस में आएंगे? आपके इन सभी इंडिविजुअल्स के अकाउंट्स को आप कहेंगे नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स। ठीक है, सेकंड है आपके आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। देखिए आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट वो अकाउंट्स हैं जो कि क्या है किसी आदमी ने बनाए हैं, यानी जैसे कि कोई बैंक किसने बनाया? किसी पर्सन ने बनाया, राइट। या फिर क्या है कोई कंपनी,
या फिर क्या है कोई इंस्टीट्यूशन, ये सब क्या है किसी आदमी के द्वारा बनाए गए, किसी ह्यूमन बीइंग के द्वारा बनाए गए हैं। यानी ये क्या है, ये बायोलॉजिकली पैदा नहीं हुए हैं, लेकिन ये क्या है बनाए गए हैं किसके द्वारा, उन लोगों के द्वारा जो बायोलॉजिकली पैदा हुए हैं। ठीक, तो इसके अंदर हम क्या आते हैं, इसके अंदर आप क्या आते हैं, आपकी कोई बैंक हो, आपका बिजनेस, आपकी कंपनी, वो सब किसके एग्जाम्पल हैं, वो सब आपके एग्जाम्पल हैं जी आपके आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स के। ठीक है, फिर आते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। देखिए रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट को मैं समझाऊंगा आपको जब मैं आपको समझाऊंगा नॉमिनल अकाउंट, तो इसको अभी तक होल्ड पे रखते हैं, अभी हम इसकी 2 मिनट में बात करते हैं। चलिए, आपको पर्सनल अकाउंट का पता चल गया। पर्सनल अकाउंट का मतलब वो अकाउंट जिसमें कौन कौन इन्वॉल्व है, या कोई इंडिविजुअल है, या कोई कंपनी है, ठीक है, या कोई इंस्टीट्यूशन है, उन सबके अकाउंट्स को हम कहते हैं पर्सनल अकाउंट्स। सेकंड है आपके इम्पर्सनल अकाउंट्स। देखिए इम्पर्सनल अकाउंट्स में 2 तरह के अकाउंट्स होते हैं, एक होता है रियल अकाउंट्स, एक होता है नॉमिनल अकाउंट्स। देखिए रियल अकाउंट्स में क्या आएंगे, जितने भी आपके क्या है एसेट्स हैं, जितने भी आपके ऑल एसेट्स, जितने भी आप एसेट्स आपके बिजनेस में हैं, उन सबको हम क्या कहते हैं, उन सबके अकाउंट्स को हम कहेंगे रियल अकाउंट्स। तो रियल अकाउंट्स में क्या आएंगे, आपके जितने भी एसेट्स हैं, वो एसेट्स आप छू सके ना छू सके, यानी वो टेंजिबल हो इंटेंजिबल हो, वो सभी किसके पार्ट है, वो सभी इसके एग्जाम्पल आपके रियल अकाउंट्स के। जैसे आपके पास लैंड है, आपके पास बिल्डिंग है, आपके पास मशीन है, आपके पास फर्नीचर है, ये तो सब क्या है आपके टेंजिबल, छू सकते हो। कुछ इंटेंजिबल भी हो सकते, जैसे आपके पास आपने पेटेंट करवाया, आपने कॉपीराइट करवाया, आपके पास गुडविल है, तो ये सब क्या है आपके रियल एसेट्स है, आपके सब क्या है ये एसेट्स है। तो ये किसके पार्ट है, ये सब आएंगे आपके रियल अकाउंट्स में। लेकिन 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 याद रखना 2 चीजों को छोड़ के, बस 2 ऐसे एसेट्स हैं जो आपके रियल अकाउंट्स के पार्ट नहीं है। कौन से, इसका एक एक्सेप्शन भी है, एक्सेप्ट। कौन से वो 2 एसेट्स हैं, चलिए जी। सबसे पहला जो है इसके अंदर वो है आपके डेटर्स। कौन है आपके डेटर्स। देखिए डेटर्स वो लोग हैं जिनको हमारे बिजनेस ने क्या किया, क्रेडिट पे सेल किया, उधार में अपना सामान बेचा, उनको हम कहते हैं डेटर्स। लेकिन डेटर्स तो एक आदमी हुआ ना, जो कि क्या है पैदा हुआ है। ठीक, तो डेटर्स किसके एग्जाम्पल है, डेटर्स यहाँ पर आपके एग्जाम्पल है नेचुरल पर्सनल अकाउंट के। डेटर क्या है, एक आदमी है, तो वो किसका एग्जाम्पल है आपका नेचुरल पर्सनल अकाउंट का। ठीक है, दूसरा इसका, दूसरे कौन है, दूसरे हैं जी आपके बैंक। सेकंड आप किसको नहीं कहेंगे, रियल अकाउंट आपका जो सेकंड एसेट है वो है आपका बैंक। देखिए बैंक क्या है, बैंक भी कोई क्या है एक प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन है। ये क्या है किसी के द्वारा बनाया गया है, किसके द्वारा बनाया गया है, उन लोगों के द्वारा जो कि क्या है प्रोफेशनली पैदा हुए हैं। ठीक है, बैंक। और बैंक किसका एग्जाम्पल है, बैंक आपका एग्जाम्पल होगा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट का। मतलब ये क्या है, एक आर्टिफिशियल है, ये एक बनाई गई बॉडी है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हम आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। बैंक किसका एग्जाम्पल है, ये बैंक आपका एग्जाम्पल है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट का। ये आपका रियल अकाउंट आपका एसेट नहीं कहलाएगा। ठीक है, आपने रियल अकाउंट समझा। अब बात करते हैं नॉमिनल अकाउंट्स की। इम्पर्सनल अकाउंट्स में रियल समझ में आ गया, अब नॉमिनल अकाउंट्स की। नॉमिनल अकाउंट्स में आपके जितने भी खर्चे हैं, आपके जितने भी खर्चे हैं एक्सपेंसेस, और आपकी जितनी भी क्या है कमाई है, एक्सपेंसेस और जितने भी आपकी इनकम है, वो सब किसके अंदर आएंगे, वो सब आएंगे आपके नॉमिनल अकाउंट्स में। जैसे आपके खर्चे कैसे, जैसे कि आपने कोई रेंट पे किया, ठीक है, या फिर आपने सैलरी दी, या फिर आपको कमीशन मिला, ये आपकी इनकम हुई, आपको इंटरेस्ट मिला। ठीक, ये सब क्या है, ये सब खर्चे, ये सब एक्सपेंसेस और वो जो इनकम है, ये सब किस में आएंगे, ये सब आएंगे आपके नॉमिनल अकाउंट्स में। देखिए मैंने आपको क्या कहा था कि जो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है वो किससे रिलेटेड है, आपके नॉमिनल अकाउंट से। देखिए जब भी क्या हो आपके जो ये जितने भी एक्सपेंसेस और इनकम है, देखिए आपके जैसे कि आपका रेंट, सेकंड है आपके पास सैलरी,
थर्ड एग्जाम्पल हमने लिया इसका कमीशन, कमीशन। फोर्थ है जी आपका इंटरेस्ट। जब भी क्या हो इनके सामने कोई वर्ड लग जाए, या तो क्या लग जाए, कोई प्रीफिक्स लग जाए, कोई वर्ड इनके पहले लग जाए, या फिर क्या हो इनके बाद में आ जाए, यानी सफिक्स आ जाए, तो उसको हम कहेंगे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। जैसे कि क्या हो, आपका रेंट क्या है, आउटस्टैंडिंग है, आपने अभी तक अपना रेंट नहीं चुकाया, वो ड्यू है। या फिर क्या है, सैलरी, सैलरी आपने क्या की, एडवांस में दे दी, वो क्या है आपकी प्रीपेड सैलरी, आपकी क्या है प्रीपेड सैलरी। या फिर आपको कमीशन है, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, आपको कमीशन क्या हो एडवांस में मिल गया, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। या फिर क्या हो, आपका जो इंटरेस्ट है वो क्या हो एक्रूड हो, इंटरेस्ट क्या हो आपका एक्रूड। देखिए जब भी क्या होगा, आपके जितनी भी एक्सपेंसेस और इनकम होंगी उनके पहले क्या हो जाए, कोई या तो प्रीफिक्स लग जाए या फिर क्या हो कोई सफिक्स आ जाए, तो उन सबको हम कहेंगे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स। क्या कहेंगे, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स। और ये सब क्या है आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम या अनअर्न्ड इनकम या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, मैं आपको चैप्टर नंबर 6 में ये सभी के सभी डीपली एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो एक बार उनके तो आप गो थ्रू जरूर कर लीजिएगा। चलिए ये थे आपके अकाउंट्स के नेचर के हिसाब से। जब आप डेबिट एंड क्रेडिट के रूल्स को समझेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो ट्रेडिशनल अप्रोच है उसमें हमने अकाउंट्स को कितने पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है और वो कौन से पार्ट्स हैं। चलिए अब हम समझते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हम समझेंगे पर्सनल अकाउंट्स को, उसके कुछ रूल्स को कि कब आपको किसी अकाउंट को डेबिट करना है और कब आपको किसी अकाउंट को क्या करना है, क्रेडिट करना है। चलिए सबसे पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर उनको समझते हैं। स्टूडेंट्स, आपने सभी अकाउंट्स के बारे में जाना कि पर्सनल अकाउंट्स क्या है, रियल क्या है, नॉमिनल क्या है और उनकी टाइप्स क्या क्या है, यानी आपको नेचर ऑफ अकाउंट का पता चल गया। अब जानते हैं कि रूल्स जिसके हिसाब से आपको ये पता लगाना है कि किस अमाउंट को आपको डेबिट करना है और कब आपको क्रेडिट करना है। तो इन अकाउंट्स, जो ये पर्सनल अकाउंट है, ये जो रियल अकाउंट है, ये नॉमिनल अकाउंट है, इनके कुछ रूल्स भी हैं और उन रूल्स के बेसिस पे ही जब आप कोई ट्रांजैक्शन करेंगे तो आपका पता चलेगा कि आपको किस साइड डेबिट करना है और किस साइड क्रेडिट करना है जब कोई अकाउंट बनाएंगे। चलिए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पर्सनल अकाउंट्स की। देखिए मैंने अभी आपको बताया ये अकाउंट क्या हो सकते हैं, किसी इंडिविजुअल का अकाउंट, किसी कंपनी का, किसी फर्म का, किसी इंस्टीट्यूशन का, तो उन सब के अकाउंट्स को हम क्या कहेंगे, पर्सनल अकाउंट्स कहेंगे। तो पर्सनल अकाउंट्स का यहाँ पर क्या आपका जो रूल रहेगा, ये रहेगा, आप क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, डेबिट द रिसीवर। किसको डेबिट करेंगे आप, रिसीवर को। और क्रेडिट किसको करेंगे, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर। देखिए ये रूल क्या कहना चाहता है, ये रूल ये कहना चाहता है कि मान लीजिए कि जब क्या हो, बिजनेस को कुछ पैसे प्राप्त हो, बिजनेस को जब भी किसी से कोई अमाउंट मिले, ठीक है, तब आप क्या करेंगे, जिसको भी वो अमाउंट मिली है ना, उसको आप क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। उस व्यक्ति को आप क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। और जिस व्यक्ति ने बिजनेस को कोई अमाउंट दी है, यानी किसी व्यक्ति ने कोई अमाउंट पे करी है, तो उस व्यक्ति को आप क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। मान लीजिए कि हाँ, कोई मोहन नाम का व्यक्ति है, मोहन नाम का व्यक्ति 50,000 रुपये आपको देता है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप मोहन को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। या फिर क्या करेंगे, डेबिट द रिसीवर। मान लीजिए कि हरि को 20,000 रुपये मिले, तो हरि को हम यहाँ क्या कर देंगे, हरि क्या है, रिसीवर है ना, हरि को पैसे मिले तो हरि को हम कर देंगे डेबिट। तो सिंपल सी बात है, डेबिट द रिसीवर मतलब जो रिसीवर जिसको पैसे मिले उसको क्या करेंगे, आपको डेबिट करना है, और जिसने पैसे दिए हैं उसको आपको क्या करना है, क्रेडिट करना है। किस केस में, आपके पर्सनल अकाउंट के केस में। और पर्सनल अकाउंट में कौन कौन आता है, कोई इंडिविजुअल आएगा, कोई फर्म आएगी या कंपनी आएगा और इंस्टीट्यूशन, ये सब क्या है आपके पर्सनल अकाउंट, ठीक है। सेकंड, आपका जो अकाउंट है नेचर के हिसाब से,
आज डेबिट एंड क्रेडिट रूल को समझने के लिए, वो है रियल अकाउंट्स। देखिए रियल अकाउंट्स के अंदर आते हैं आपके जितने भी एसेट्स हैं, एसेट्स जिनको आप टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, वो टेंजिबल होंगे, जिनको आप टच और छू नहीं सकते उनको हम कहेंगे इनटेंजिबल एसेट, जो कि मनी की वो में तो होते हैं लेकिन आप उनको टच करके या छू के उनको या आंखों से नहीं देख सकते, तो वो एसेट्स क्या कहलाएंगे आपके इनटेंजिबल एसेट्स। ठीक है, यानी इसका मतलब सभी एसेट्स आ गए यहाँ पे, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन भी है, इसमें दो चीजें नहीं आएंगी। पहली डेटर्स, देखिए डेटर्स क्या है, डेटर्स आपके इंडिविजुअल है, तो डेटर्स क्या है यहाँ आपके पर्सनल अकाउंट के पार्ट है। और सेकंड आपका बैंक, देखिए बैंक भी क्या है, प्रोफेशनल बॉडी है, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन है, तो बैंक भी किसका पार्ट है, आपका पर्सनल अकाउंट का पार्ट है। ठीक है जी, तो बैंक और डेटर्स इन दो एसेट को छोड़ के बाकी जितने भी आपके बिजनेस में एसेट्स हैं वो क्या कहलाएंगे, रियल अकाउंट्स कहलाएंगे। तो रियल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या रहेगा आपका, रियल अकाउंट्स में देखिए आप लिखेंगे रियल अकाउंट का जो रूल है वो है आपका, इसमें आपका आएगा डेबिट, आप इसमें डेबिट किसको करेंगे चलिए जानते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, इनको आप बहुत अच्छे से याद कीजिएगा, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड, और क्रेडिट किसको करेंगे आप, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। देखिए ये रूल क्या कहना चाहता है, ये रूल ये कहना चाहता है कि बिजनेस में जब भी क्या हो, कोई एसेट आ जाए या आपके एसेट जब भी बढ़ जाए तब आप क्या करेंगे, आप करेंगे उनको डेबिट। ठीक है, और जब भी बिजनेस से क्या करें, आपका एसेट बाहर चला जाए या एसेट आप बेच दें, ठीक है, तब आप क्या करेंगे, उनको करेंगे आप क्रेडिट। एसेट मान लीजिए आपने फर्नीचर खरीदा तो आप क्या करेंगे, उसको डेबिट करेंगे, फर्नीचर बढ़ जाएगा। फर्नीचर आपने बेच दिया तो उसको क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो ये क्या है, डेबिट का मतलब जो आपके बिजनेस में जो एसेट्स आएंगे उनको डेबिट करेंगे, क्रेडिट का मतलब जो आपके बिजनेस से एसेट्स चले जाएंगे उनको आप क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ये क्या कहता है, ये कहता है आपका रियल अकाउंट्स का रूल। ठीक है जी, थर्ड जो आपके अकाउंट्स है वो है आपके नॉमिनल अकाउंट्स। नॉमिनल अकाउंट्स के अंदर क्या आता है, जितने भी हमारे बिजनेस के एक्सपेंसेस है या फिर जितनी भी हमें इनकम हुई है वो सब किस में आती हैं, वो आती हैं जी आपकी नॉमिनल अकाउंट्स में। तो नॉमिनल अकाउंट्स का क्या रूल है, नॉमिनल अकाउंट्स हमें कहता है कि आपको क्या करना है, आपको डेबिट करना है। आप डेबिट नॉमिनल अकाउंट्स में किस में करेंगे, डेबिट करेंगे आप जितने भी आपकी क्या है एक्सपेंसेस हैं, जितने भी आपके खर्चे हैं, या तो आपको एक्सपेंसेस होंगे, खर्चे होंगे, या फिर क्या होंगे लॉसेस होंगे, नुकसान होगा। तो जितने भी आपके एक्सपेंसेस हो या आपको लॉस हो तो उसको आप क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और क्रेडिट किनको करेंगे, एंड क्रेडिट करेंगे आप जितने भी आपको क्या हो इनकम हो, आपको फायदा हो जिससे भी, और क्या हो गेन हो जाए, तो उनको आप क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। मतलब मान लीजिए कि आपने क्या किया, आपने सैलरी दी तो ये क्या आपके लिए खर्चा है, तो जब आप सैलरी पे करेंगे तो सैलरीज को आप क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। और मान लीजिए कि आपको क्या है इंटरेस्ट मिला या आपको कहीं से कमीशन मिला, जो इंटरेस्ट या कमीशन आपके बिजनेस में आया ये आपके लिए फायदा है, ठीक है, ये आपकी क्या हुई इनकम हुई, तो इसको आप क्या करेंगे, इसको आप क्रेडिट कर देंगे। तो ये हमारा क्या अकाउंट कहता था, ये कहता है हमारा नॉमिनल अकाउंट्स में। और नॉमिनल अकाउंट्स में हम क्या किनको लेते हैं, सभी एक्सपेंसेस को और सभी इनकम को। एक्सपेंसेस या लॉसेस को आप यहाँ क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और जितने भी आपकी इनकम है, गेन है, आपको प्रॉफिट है या रेवेन्यू है, उन सबको आप यहाँ क्या करेंगे, उन सबको आप यहाँ क्रेडिट करेंगे। तो ये था आपका गोल्डन रूल्स किसके रिगार्डिंग, आपके पर्सनल अकाउंट्स के रिगार्डिंग, आपके रियल अकाउंट्स के रिगार्डिंग, आपके नॉमिनल अकाउंट्स के रिगार्डिंग। चलिए आप इनको नोट डाउन कीजिए, फिर मैं आपको एक एग्जांपल से इन सबको डीपली एक्सप्लेन करता हूँ। चलिए आप इनको नोट डाउन कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। स्टूडेंट्स, वैसे तो ये एक थ्योरेटिकल चैप्टर है, इसमें क्वेश्चन आएगा तो आपका एज ए थ्योरी आएगा, लेकिन फिर भी हम अपने कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए कुछ प्रैक्टिकल को समझते हैं। चलिए
जी ये आपको कुछ ट्रांजैक्शंस दी गई हैं, आपको कुछ अकाउंट्स बताए गए हैं, आपके कुछ इनकम है, कुछ गेन है, इनमें आपकी कोई एसेट है, कुछ आपके लाइबिलिटीज़ है। आपसे अब ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि बताइए ये सब जो आपको बताई गई हैं ट्रांजैक्शंस हुई हैं, ये आपके पर्सनल अकाउंट है, ये रियल अकाउंट है, या फिर ये आपकी नॉमिनल अकाउंट है। देखिए हमने पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट का मीनिंग समझा है। चलिए अब इन्हें क्लासीफाई करें। सबसे पहली है कैपिटल। देखिए कैपिटल का मीनिंग क्या है। देखिए जब भी आप क्या करें, इस चैप्टर को करें ना, चैप्टर नंबर 6 यानी अकाउंटिंग इक्वेशन और चैप्टर नंबर 7 डबल एंट्री सिस्टम, जब भी आप इस चैप्टर को करेंगे तो आपको इससे पहले 2 चैप्टर्स को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। एक तो बेसिक अकाउंटिंग टर्म चैप्टर नंबर 2 और एक आपका जर्नल। आपको जर्नल और बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का पता बहुत ज़रूरी है, आपको ये आनी ही आनी चाहिए, तभी आपका ये चैप्टर क्या है, इसमें आपके जो कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर होंगे। चलिए जी बात करते हैं कैपिटल। कैपिटल का क्या मतलब होता है कि जब मनी इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन आवर बिजनेस, जो पैसा ओनर हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करता है उसको हम क्या कहते हैं, कैपिटल। कैपिटल को कौन लेके आता है, ओनर लेके आता है, और ओनर क्या है हमारा, एक इंडिविजुअल है, यानी क्या है वो एक पर्सन है। तो कैपिटल क्या हुई हमारी, कैपिटल हुई जी हमारी पर्सनल अकाउंट। कैपिटल क्या हुई हमारी, पर्सनल अकाउंट। चलिए जी फिर है बैंक। देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि जितने भी एसेट्स हैं वो क्या है हमारे रियल अकाउंट है, लेकिन 2 चीज़ों को छोड़ के, एक डेटर्स और एक बैंक। यहाँ आगे बैंक, बैंक क्या है, एक इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूशन है, राइट। तो बैंक क्या आएगा आपका, बैंक भी आपका पर्सनल अकाउंट में आएगा। ठीक उसी तरीके से डेटर्स वैसे तो आपके एसेट्स हैं, लेकिन डेटर क्या है, एक इंडिविजुअल है, वो भी एक व्यक्ति है, तो वो भी किस में आएंगे, आपके पर्सनल अकाउंट में आएंगे। डेटर्स भी आपके पर्सनल अकाउंट में आएंगे, और क्रेडिटर्स भी क्या है, इंडिविजुअल हैं, जिनसे हमने उधार पे क्या किया, परचेज किया है, तो उनको क्या आएंगे, उनको भी हम पर्सनल अकाउंट में इंक्लूड करेंगे। तो क्रेडिटर्स भी किसके पार्ट है, आपके पर्सनल अकाउंट में। चलिए जी फिर है सैलरी। सैलरी देखिए आप देते हो अपने एम्प्लॉयज़ को, मतलब यहाँ क्या हुआ, आपका एक्सपेंस हुआ, और जितने भी एक्सपेंसेस हैं या जितने भी इनकम है वो किस में आती है, वो आती है नॉमिनल अकाउंट में। तो सैलरी किसका पार्ट है, आपका नॉमिनल अकाउंट का। तो नॉमिनल अकाउंट में क्या आ जाएगी, आपकी सैलरी आ जाएगी। चलिए जी फिर है आउटस्टैंडिंग सैलरी। देखो मैंने आपको क्या बताया था, जब भी क्या हो सैलरी, ये कोई भी आपकी चीज़ आउटस्टैंडिंग हो, प्रीपेड हो, एक्रूड हो या रिसीव्ड इन एडवांस, जब भी ये लिखा आ जाए इसका मतलब ये सब क्या है, ये है आपके रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी किसका पार्ट है, ये आपका पार्ट है पर्सनल अकाउंट्स का। और पर्सनल अकाउंट कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, 3 पार्ट्स में। कौन से, नेचुरल अकाउंट, एक है रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट्स, ठीक है, और नेचुरल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट और आर्टिफिशियल अकाउंट। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी किसका पार्ट है, ये आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट का पार्ट, ठीक है। फिर है फर्नीचर। फर्नीचर क्या है, हमारा एसेट है, तो ये क्या आएंगे, ये आपका रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट में क्या आते हैं, जितने भी हमारे एसेट्स हैं जो कि टेंजिबल, जिनको देख सकते हैं, छू सकते हैं, हर एक होते हैं इंटेंजिबल। फर्नीचर क्या है, हमारा टेंजिबल एसेट है। फिर गुडविल, गुडविल क्या है, एक इंटेंजिबल एसेट है, तो ये भी किसका पार्ट है, आपका रियल अकाउंट का। तो गुडविल भी किसका पार्ट है, आपका रियल अकाउंट का, ठीक है जी। फिर आपके खर्चे हुए, क्या हुए, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, और जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो किसके पार्ट है, नॉमिनल अकाउंट के। तो नॉमिनल अकाउंट में क्या आएगा, आपका ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। चलिए जी फिर हमें कैश रिसीव्ड हुआ। देखिए कैश रिसीव्ड हुआ, कैश आया, कैश गया, मतलब बात हो रही है यहाँ कैश की। कैश क्या है, कैश आपका एक एसेट है, और जितने भी एसेट्स हैं वो किस में आते हैं, वो रियल अकाउंट्स में आते हैं। मतलब कैश रिसीव्ड किस में आएगा, ये आएगा आपका रियल अकाउंट में, रियल अकाउंट में। और फिर है कैश पेड। कैश, वही कैश की बात हो रही है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि बात किसकी कर रहे हैं आप, बात किस एसेट की, वो ट्रांजैक्शन जिसकी बात कर रहे हैं वो क्या, वो एसेट है, वो लाइबिलिटी है, वो क्या है,
कैश क्या है हमारा, एक एसेट है, और जितने भी एसेट्स वो किसके अंदर आएंगे, वो रियल अकाउंट्स के अंदर आते हैं। चलिए जी, परचेजेज, आपने कुछ परचेज किया, मतलब आपने क्या किया, कुछ खर्चा किया। खर्चा करेंगे तभी तो आप कुछ खरीद के लाएंगे, है ना। तो यानी परचेजेस क्या है, आपका एक खर्चा है, एक एक्सपेंस है, और जितने भी एक्सपेंसेस किसके पार्ट है, वो नॉमिनल अकाउंट के। तो आपके परचेजेस किस में आएंगे, नॉमिनल अकाउंट में आएंगे। और अब क्या हुई, आपने सेल्स की, सेल किया तो आपका मतलब आपको कुछ ना कुछ फायदा हुआ, आपको इनकम होगी, है ना, जब भी आप सामान बेचेंगे। तो ये भी सेल्स भी आपका किसका पार्ट है, नॉमिनल अकाउंट का। फिर है जी प्रीपेड इंश्योरेंस, देखो आ गया ना प्रीपेड, मैंने क्या कहा था, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, रिसीव्ड इन एडवांस या एक्रूड। जब भी ये वर्ड्स आपको मिल जाए, ये सफिक्स या प्रीफिक्स आपको मिल जाए किसी भी वर्ड के सामने, तो उसको आप क्या कहेंगे, उनको आप कहेंगे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो प्रीपेड इंश्योरेंस किसका पार्ट है, आपका पर्सनल अकाउंट का। प्रीपेड इंश्योरेंस आएंगे आपके पर्सनल अकाउंट में। चलिए जी, फिर है मशीनरी। मशीनरी क्या है, आपका एक एसेट है, और एसेट किसका पार्ट है, आपका रियल अकाउंट का। एसेट किसका पार्ट है, रियल अकाउंट का। बस ये था आपका क्वेश्चन, बहुत सिंपल है। बस आपको ये कंसेप्ट पता होना चाहिए कि आपके रियल अकाउंट कौन से है, आपके नॉमिनल अकाउंट कौन से है, आपके पर्सनल अकाउंट। उसके बेसिस पे आप अपने ट्रांजैक्शंस को आप क्लासीफाई कर सकते हैं। अब देखिए ये चैप्टर क्या है, थ्योरेटिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्योरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्रैक्टिकल जब आप क्वेश्चन आपने इवन की फ्यूचर में जब आप जॉब करें कहीं पे या आप अपना बिजनेस करें, तब आपको ट्रेडिशनल अप्रोच को फॉलो नहीं करना है। आप किस अप्रोच को फॉलो करेंगे, आप करेंगे मॉडर्न अप्रोच को, जो कि क्या है, आपकी अमेरिकन अप्रोच है, आप उसे फॉलो करेंगे। ट्रेडिशनल अप्रोच या डबल एंट्री सिस्टम मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि सिर्फ ये आपके एग्जाम में थ्योरी से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए ये अब तक आपने जितना पढ़ा ये सब आपका इसका प्रैक्टिकल कंसेप्ट था। अब मैं आपको इसके मीनिंग, डेफिनेशन, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट, ये सब आपको समझाऊंगा। ये कैसे आपका डबल एंट्री सिस्टम कहाँ से इन्वॉल्व हुआ, कौन वो व्यक्ति था जो सबसे पहले जिसने डबल एंट्री सिस्टम को बनाया। तो इन सारी चीज़ों की ये जो आपकी ट्रेडिशनल अप्रोच है, इसकी अब में हम डिस्कस करेंगे। तब तक आप क्या करें, इसको नोट कीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, आपका ये कंसेप्ट डबल एंट्री सिस्टम कहाँ से आया, चलिए इसकी इवोल्यूशन, इसकी हिस्ट्री की बात करते हैं। देखिए साल था 1494। देखिए 1494 का जो साल था आपका, उसके अंदर एक आदमी था जिसका क्या नाम था, उसका नाम था लूका पैकियोली। लूका पैकियोली, देखिए इसको पैकियोली भी बोलते हैं, पैचियोली भी बोलते हैं, आप अपने हिसाब से समझ लें। देखिए लूका पैचियोली नाम का ये एक मैथमेटिशियन था। ये कहाँ का रहने वाला था, ये इटली की एक शहर है इटली में, उसका नाम है वेनिस। ये वेनिस का रहने वाला था। तो इस मैथमेटिशियन ने सबसे पहले किसकी बात की, आपका ये जो कंसेप्ट है डबल एंट्री सिस्टम के ऊपर इसने क्या लिखी, एक बुक लिखी। इसने एक बुक लिखी किसके ऊपर, आपके जो डबल एंट्री सिस्टम के कंसेप्ट में। और इस बुक के अंदर उसने जो भी आपके रिकॉर्डिंग के जो दोनों ही एस्पेक्ट है ना, उनकी बात की थी। सबसे पहले इसने किसकी बात की थी, रिकॉर्डिंग की, किसकी, रिकॉर्डिंग ऑफ बोथ दी एस्पेक्ट्स। कौन से एस्पेक्ट्स, एक आपका डेबिट, एक क्रेडिट, इन दोनों के बारे में इस बुक के अंदर बताया गया था। और एक और बात है आपको याद रखनी है, ये जो हमारे मिस्टर लूका पैकियोली है ना, इनको ही हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं फादर ऑफ अकाउंटिंग। फादर ऑफ अकाउंटिंग। आप ये सब्जेक्ट अकाउंटेंसी में जो ये टॉपिक अकाउंटिंग का जितने भी पढ़ रहे हैं, उसका जो मेन कारण है वो है मिस्टर लूका पैकियोली। इन्हें ही क्या कहा जाता है, फादर ऑफ अकाउंटिंग, क्योंकि इन्होंने जो कंसेप्ट दिया था 1494 में, जो था डबल एंट्री सिस्टम का, वो आज 2024 में भी हम पढ़ रहे हैं। मतलब ये कंसेप्ट आज भी चल रहा है, इतना पुराना कंसेप्ट है। अरे ये 1494 में ये कंसेप्ट आया था, इसी वजह से हम डबल एंट्री सिस्टम को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच। इसको हम कहते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच। ये बहुत पुरानी है ना, तो जितने भी ओल्ड अप्रोचेस को हम किस नाम से जानते हैं, हम जानते हैं जी उनको ट्रेडिशनल अप्रोच के नाम से। चल
अब आपको पता चल गया होगा डबल एंट्री सिस्टम को हम ट्रेडिशनल अप्रोच क्यों कहते हैं, एक कंसेप्ट क्लियर। चलिए 1494 हो गया, इन्होंने बुक लिख दी, इन्होंने अपना कंसेप्ट लिख दिया, ये चल बसे। अब साल आया 1544, साल कौन सा आया 1544। 1544 में एक व्यक्ति थे जिसका नाम था ह्यूज ओल्ड कैसल, ह्यूज ओल्ड कैसल। इन्होंने क्या किया, इन्होंने इनकी बुक को किस में डब कर दिया, इंग्लिश में डब कर दिया। इन्होंने इसकी बुक को जो मिस्टर लूका पैकियोली ने जो लिखी थी डबल एंट्री सिस्टम में, उसको किस में ट्रांसलेट कर दिया, इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया। और इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, इसकी वजह से हम इस अप्रोच को और क्या कहते हैं, इस अप्रोच का दूसरा नाम और है, इसका एक और नाम, उसको हम कहते हैं इंग्लिश अप्रोच, इंग्लिश अप्रोच। चलिए जी, ओल्ड कैसल ने बस इतना सा एक छोटा सा काम किया कि इसको इटालियन लैंग्वेज से किस में कन्वर्ट कर दिया, इंग्लिश में। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ कि एक हमारे मिस्टर हैं जिनका नाम है एडवर्ड जोन्स। एडवर्ड जोन्स ने 1785, फिर साल आया 1785। अब बात कर रहे हैं हम किनकी, एडवर्ड जोन्स की। देखिए एडवर्ड जोन्स अब यहाँ क्या करते हैं, एडवर्ड जोन्स ने अब ये इंग्लिश में तो ट्रांसलेट कर दी, लेकिन इसके अंदर उन्होंने क्या किया, बहुत सारी कैश बुक, परचेज बुक, सब्सिडरी बुक्स को भी इंक्लूड कर दिया। और उसके बाद अब जो उन्होंने रिवाइज्ड तरीके से जब बुक तैयार करी है, अब उस बुक को उन्होंने क्या नाम दिया, उस बुक का नाम दिया इन्होंने इंग्लिश सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। क्या नाम दिया, इंग्लिश सिस्टम ऑफ, इंग्लिश सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। तो आज हम जो ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, आज हम चैप्टर पढ़ रहे हैं ये वाला, ये जो बुक इन्होंने लिखी है, सिंपल ये थी आपकी डबल एंट्री सिस्टम, या फिर आप ट्रेडिशनल अप्रोच कहें या फिर इंग्लिश अप्रोच कहें, उसकी हिस्ट्री कि ये आपके मेथड, ये सिस्टम आपका कहाँ से आया, जिसके अंदर आपको रूल्स बताए गए हैं किसके, आपके डेबिटेड क्रेडिट के। और सबसे पहले हर ट्रांजैक्शन के क्या होते हैं, दो एस्पेक्ट होते हैं। उसकी बात सबसे पहले किन्होंने की, वो की मिस्टर लूका पैकियोली ने। लूका पैकियोली ने बात की है 1494 में। और इनको और हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं फादर ऑफ अकाउंटिंग। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछता है कि बताइए फादर ऑफ अकाउंटिंग कौन है, तो आप बताएंगे लूका पैकियोली। चलिए जी, ये थी आपकी हिस्ट्री रिगार्डिंग आपके चैप्टर से। तो अब हम इसके बाद करेंगे आपके प्रिंसिपल्स क्या क्या है आपके डबल एंट्री सिस्टम के। आपने मीनिंग समझा, अब प्रिंसिपल्स को समझाएंगे आपको। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। स्टूडेंट्स, आपका ये जो कंसेप्ट है डबल एंट्री सिस्टम, इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ सिद्धांत हैं जिनके ऊपर ये बना है। तो चलिए देखते हैं वो कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं। तो इस कंसेप्ट में जो आपका डबल एंट्री सिस्टम, या जिसे हम ट्रेडिशनल अप्रोच भी कहते हैं या फिर इसे इंग्लिश अप्रोच भी कहा जाता है, ये 4 प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड है। सबसे पहला प्रिंसिपल क्या है, पहला सिद्धांत कहता है कि जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन आप करेंगे उसके हमेशा 2 अकाउंट्स बनेंगे, और कम से कम तो 2 अकाउंट होंगे ही होंगे, और उन दोनों ही अकाउंट को वो अफेक्ट करेगा। जैसे कि आपने मान लीजिए कि क्या किया, परचेज किया, कुछ भी परचेज करते हैं, आपने मान लीजिए कि परचेज करते हैं आप फर्नीचर, ठीक है, तो ये कितने अकाउंट को अफेक्ट करेगा, ये 2 अकाउंट को इफेक्ट करेगा। सबसे पहला कौन सा आपका होगा, फर्नीचर अकाउंट, है ना। फर्नीचर परचेज किया तो आपके बिजनेस में क्या है, फर्नीचर। अब फर्नीचर फ्री में तो कोई देगा नहीं, उसके बदले आपने पेमेंट की होगी, तो आपने क्या किया, कैश गया। अब फर्नीचर आया तो क्या अफेक्ट पड़ा इसका, आपका जो फर्नीचर है आपके बिजनेस में क्या हुआ, इंक्रीज हो गया। लेकिन आपने जो फर्नीचर खरीदा वो कैश दे के खरीदा है, तो कैश क्या हुआ यहाँ पे आपका, डिक्रीज हो गया। कैश क्या हो गया यहाँ पे, डिक्रीज हो गया। मतलब आपने जो ये बिजनेस ट्रांजैक्शन की है ये 2 अकाउंट को अफेक्ट करती है। यहाँ पे कितने अकाउंट अफेक्ट हुए, 2 अकाउंट्स। पहला फर्नीचर अकाउंट, दूसरा कैश अकाउंट। फर्नीचर क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, कैश क्या हुआ, डिक्रीज हुआ।
सिंपल। सेकंड, ये रिकॉर्डिंग ऑफ बोथ द पर्सनल एंड इम्पर्सनल एस्पेक्ट्स। देखिए मैंने आपको बताया था ना, अकाउंट यहाँ पे कितने पार्ट्स में क्लासिफाई किए गए? 2 पार्ट्स में। एक होते हैं आपके पर्सनल अकाउंट, एक होते हैं आपके इम्पर्सनल अकाउंट। आगे इम्पर्सनल अकाउंट्स भी फर्दर 2 पार्ट्स में क्लासिफाइड है, एक है रियल अकाउंट्स, एक है नॉमिनल अकाउंट्स। तो ये कहता है कि इसमें जरूरी नहीं है कि कोई ट्रांजैक्शन करे तो सिर्फ पर्सनल अकाउंट को ही अफेक्ट करे, ये उस ट्रांजैक्शन में पैरेलल ही कि कोई इम्पर्सनल अकाउंट को भी अफेक्ट कर सकती है। मान लीजिए कि आपने पेमेंट करी, आपने क्या किया, पे करे ₹1 लाख, 1 लाख रुपए आपने किसको दिए? आपने दिए मोहन को। चलिए जी, तो अब इसकी ट्रांजैक्शन क्या करेंगे? अब मैंने आपको बताया कि मोहन क्या है, यहाँ पे एक पर्सन है, एक इंडिविजुअल है, और इंडिविजुअल को हम क्या कहते हैं? पर्सनल। ठीक है, तो ये किस में आएगा? पर्सनल अकाउंट में आएगा। तो आप क्या करेंगे, इसकी रिकॉर्डिंग आप कैसे करेंगे? आप करेंगे जी यहाँ पर मोहन को आप क्या करेंगे? यहाँ पे डेबिट करेंगे। तो मोहन अकाउंट आपका क्या हो गया? डेबिट हो गया। और क्रेडिट किसको करेंगे? क्योंकि आपने पेमेंट करी है 1 लाख रुपए, आपने 1 लाख रुपए दी है किसको? मोहन को। तो आपके बिजनेस से क्या कम हुआ? यहाँ पे कैश कम हुआ। और कैश क्या है? आपका एक इम्पर्सनल अकाउंट है। इम्पर्सनल अकाउंट में किसका पार्ट है? ये रियल अकाउंट का। कैश क्या है? आपका एसेट है, और एसेट हमारे किसके पार्ट है? रियल अकाउंट के। तो आप क्या कर देंगे? टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। ठीक है, और हमने क्या कहा था? मोहन क्या है? एक पर्सन है, और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो डेबिट क्या किया आपने? रिसीवर को। रिसीवर कौन है? मोहन। मोहन को पैसे मिले ना, तो मोहन क्या हो गया? यहाँ पे डेबिट हो गया। कितने रुपए मिले इसको? 1 लाख रुपीज। ठीक, और ये क्या है? कैश एक एसेट है। एसेट क्या है? हमारा रियल अकाउंट है। तो एसेट का क्या रूल है? डेबिट व्हाट कम इन्स एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो एसेट अब बाहर क्या गया? हमारा कैश चला गया ना, कैश तो हमारे बिजनेस से बाहर गया। तो व्हाट गोज आउट क्या है? कैश है। तो कैश को हम क्या करेंगे? क्रेडिट। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मतलब व्हाट एसेट, वो कौन सा एसेट जो बिजनेस से बाहर चला गया? वो है आपका कैश। कैश आपका कम हो गया, तो आप क्रेडिट कितने रुपए से कर देंगे आपके कैश को? 1 लाख रुपीज से। सिंपल। थर्ड आपका प्रिंसिपल, तीसरा प्रिंसिपल अब देखिए क्या कहता है। थर्ड प्रिंसिपल कहता है कि हम जितनी भी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं उनको ऐसे नहीं अपनी मनमर्जी से कुछ भी रिकॉर्ड कर देंगे। कुछ रूल्स बताए गए हैं। बिल्कुल, हमने यहाँ पे 3 गोल्डन रूल्स हैं। कितने रूल्स पढ़े हैं हमने यहाँ पे? 3, जिनको हम गोल्डन रूल्स के नाम से जानते हैं। वो कौन से रूल्स हमने पढ़े हैं? हमने पढ़ा है जैसे कि सबसे पहला रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। सिंपल। ये किसका रूल है? ये है जी आपका पर्सनल अकाउंट का रूल, जिसमें हम डेबिट करते हैं रिसीवर को और क्रेडिट किसको करते हैं? गिवर को। चलिए जी, सेकंड रूल क्या पढ़ा आपने? सेकंड रूल आपने पढ़ा डेबिट करेंगे, ये है आपका रियल अकाउंट का रूल। डेबिट व्हाट कम्स इन। जो भी बिजनेस में आपके एसेट्स अगर बढ़ जाते हैं तो आप डेबिट करेंगे, अगर बिजनेस से आपके एसेट घट जाते हैं तो क्रेडिट करेंगे उनको, यानी क्रेडिट व्हाट गोज आउट, व्हाट गोज आउट। तो ये किसका रूल है? ये है आपका जी रियल अकाउंट का रूल। और थर्ड जो रूल हमने क्या पढ़ा? हम डेबिट करेंगे जितने भी हमारे एक्सपेंसेस हैं, जितने भी आपके बिजनेस में एक्सपेंसेस हैं या फिर क्या हो आपके बिजनेस में लॉसेज हो, उनको डेबिट करना है। और क्रेडिट किनको करना है? आपको जितना भी आपको फायदा हो, फायदा मतलब आपको कोई इनकम हो जाए, ठीक है, या फिर आपको गेन हो जाए, तो उन सबको आपको क्या करना है? क्रेडिट करना है। तो ये थर्ड रूल किसका है? ये है जी आपका, किसका रूल है? ये है आपका नॉमिनल अकाउंट का। थर्ड रूल किससे रिलेटेड है? नॉमिनल अकाउंट से। चलिए इनको लिख देते हैं। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ये रूल आपका है जी, ये है आपका पर्सनल अकाउंट का, पर्सनल अकाउंट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, मतलब एसेट्स की बात हो रही है, मतलब यहाँ पे आपका रियल अकाउंट की बात हो रही है। जितने भी एक्सपेंसेस है डेबिट करें और जितने भी इनकम है या आपके जितने भी गेन है उनको क्रेडिट करें, मतलब यहाँ पे आपकी नॉमिनल अकाउंट की बात हो रही है। तो ये था आपका
प्रिंसिपल नंबर थर्ड। चलिए जी, इसी रूल के बेसिस पे तो देखिए हमने ट्रांजेक्शन किए। यहाँ पे हमने क्या किया, मोहन को 1 लाख रुपए दिया। 1 लाख रुपए किसको मिले, मोहन को। तो मोहन क्या है, रिसीवर, जिसको कुछ मिला, तो उसको हमने क्या किया, डेबिट कर दिया। ठीक है, और फिर हमने क्या किया, क्रेडिट क्या किए, 1 लाख रुपए गए ना, तो क्रेडिट हमारे बिजनेस से एसेट बाहर चला गया, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट इज कैश हमारे बिजनेस से आउट हो गया, तो हमने उसको क्या किया, क्रेडिट कर दिया। सिंपल। चलिए जी, फोर्थ जो आपका प्रिंसिपल अब आपको बताया गया है कि ये इसमें हम क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस को बनाते हैं। क्यों बनाते हैं, देखो जी, हम क्या करते हैं, कुछ ट्रांजैक्शंस को तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। ठीक है, और किसी अमाउंट को हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्रेडिट करते हैं। तो जब आप एट द एंड आपका जो टोटल होगा ना, इनका किसका, टोटल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, जितने भी डेबिट और क्रेडिट का जो टोटल होगा वो हमेशा क्या होगा, आपका इक्वल होगा। वो हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। और जब वो इक्वल होगा तो मतलब इसके अंदर आपकी क्या है, एक्यूरेसी चेक हो जाएगी, आपकी एक्यूरेसी चेक हो जाएगी। और हमें पता है कि हम ट्रायल बैलेंस क्यों बनाते हैं, ताकि हम क्या कर सके, ये चेक कर सके कि जितनी भी हमारे बिजनेस में ट्रांजैक्शन हुई है वो सब एक्यूरेटली रिकॉर्डेड हुई है, उसमें कोई कहते हैं मिसप्लेसमेंट तो नहीं, कोई एरर तो नहीं हुई, कोई ओमिशन तो नहीं, कोई चीज़ हमसे छूट तो नहीं गई, कोई चीज़ हमने भूल के दोबारा तो नहीं लिख दी। तो इसका क्या है, कोई भी चांस नहीं रहता, क्योंकि जो हमारा डबल एंट्री सिस्टम है इसमें 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व होते हैं कम से कम, यानी टू ड्यूअल एस्पेक्ट की इसमें बात की जाती है। इट इज आल्सो नोन एज डबल एंट्री सिस्टम, इसीलिए तो इसको डबल एंट्री सिस्टम, इसलिए किसमें हेल्प करता है, हमारी ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करने में। चलिए जी, ये थे आपके कुछ प्रिंसिपल्स। अगर आपसे एग्जाम में पूछता है प्रिंसिपल्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, तो आप इन चारों जितने भी आपके पॉइंट्स है, ये 4 के 4 आप एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, इनको प्रिंसिपल्स के साथ साथ हम इनको करेक्टरिस्टिक्स भी बोलते हैं। कई बार एग्जाम में ऐसा पूछ सकता है कि बताइए करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है आपके डबल एंट्री सिस्टम के, या फिर आपसे क्या पूछ सकता है, बताइए फीचर्स क्या क्या है आपके डबल एंट्री सिस्टम के। तब भी आपको ये सभी के सभी 4 पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना है। चलिए आप इन्हें नोट डाउन कीजिए, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम समझेंगे स्टेजेस कौन सी हैं डबल एंट्री सिस्टम की अकाउंटिंग प्रोसेस में। देखिए, अकाउंटिंग की प्रोसेस जब आप करते हैं तो उसमें अगर आप डबल एंट्री सिस्टम को ध्यान में रखें तो हमारी अकाउंटिंग प्रोसेस 3 स्टेजेस के अंदर, 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड की गई है। चलिए, वो कौन सी अकाउंटिंग प्रोसेस अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री सिस्टम के अनुसार स्टेजेस हैं। सबसे पहली स्टेज है आपकी ओरिजिनल रिकॉर्ड। देखिए, ओरिजिनल रिकॉर्ड के अंदर हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, चलिए समझते हैं। देखिए, आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया। जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया तो आपकी बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होंगी। आपकी जितनी भी ट्रांजैक्शन होगी तो आपके पास एक बुक होगी, जिस बुक के अंदर आप सबसे पहले अपनी ट्रांजैक्शन को सीरीज में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करते जाएंगे। उस बुक को हम क्या कहेंगे, उस बुक को हम कहेंगे जर्नल। उस बुक को हम क्या कहेंगे, जर्नल। चलिए जी, मतलब जर्नल के अंदर मान लीजिए आपने शटर ओपन किया अपनी शॉप का, ठीक है, ये आपका बिजनेस है कोई स्वीट्स का, मिठाई का। आते ही क्या किए आपने, सेल्स की। फिर आपने क्या किया, आपने बिजली का बिल पे किया, यानी आपका एक्सपेंस हुआ। फिर आपने क्या किया, कुछ परचेज कर दिया। उसके बाद आपने फिर से कोई अमाउंट परचेज की। फिर आपने कस्टमर्स को सेल किया, फिर सेल किया। तो ऐसे क्या करेंगे, आपके जितने भी खर्चे पूरे सुबह से लेकर शाम तक होते रहेंगे, तो पूरे 12 के 12 महीने यानी पूरे साल तक आप सिस्टमेटिकली एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में उस बुक के अंदर क्या करेंगे, रिकॉर्ड करते जाएंगे। जैसे जैसे वो होते गए सुबह से शाम तक, वैसे वैसे आप रिकॉर्ड करते गए। यही तो हमने अकाउंटिंग प्रोसेस में पढ़ा था। तो बिल्कुल सेम है, यानी जिस बुक के अंदर आप सब इसको रिकॉर्ड करते हैं, उस बुक को हम क्या कहते हैं, उस बुक को हम कहते हैं जर्नल। तो जर्नल मतलब वो पहली बुक है जिसके अंदर हम अपनी ट्रांजैक्शंस को क्या करते हैं, सबसे पहले रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है जी, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ओरिजिनल रिकॉर्ड कहते हैं। ठीक। सेकंड आपकी डबल एंट्री सिस्टम में आती है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में आप क्या करते हैं,
ये बिल्कुल सेम है, जो आपने अकाउंटिंग प्रोसेस पढ़ी थी ना, बिल्कुल सेम है, कोई फर्क नहीं है। देखिए इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो सेम नेचर की जो हमारी ट्रांजैक्शन है उसको क्लासिफाई कर देते हैं एक सेपरेट अकाउंट बना के। मान लीजिए कि आपकी जो सेम नेचर की ट्रांजैक्शन, मान लीजिए ये सेल्स, यहाँ सेल हुई, यहाँ सेल हुई, तो आप क्या करेंगे, सेल्स का एक अलग से सेपरेट अकाउंट बना देंगे जिसका आप नाम रखेंगे सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट आपने नाम रखा, उसके बाद आप क्या करेंगे, जितनी भी आपकी ट्रांजैक्शन है सेल्स से रिलेटेड अब आपकी जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी उनको आप किस में रिकॉर्ड करेंगे, सेल्स अकाउंट के अंदर। तो आपकी ये सेल्स की कहाँ, जर्नल से आप क्या करेंगे, मतलब आप अपनी ट्रांजैक्शन सेल्स की एक नई बुक में जिसमें आपने सेल्स अकाउंट ओपन किया है उसमें क्या करेंगे, रिकॉर्ड कर देंगे। तो ये एक सेल्स आपकी यहाँ थी, तो एक ट्रांजैक्शन आपकी सेल्स की कहाँ आ गई, ये लीजिए जी, सेल्स की सभी ट्रांजैक्शन जो आपकी सिमिलर नेचर की थी उसको आपने किस में रिकॉर्ड कर दिया, एक अलग से सेपरेट अकाउंट बनाया और वो अकाउंट का नाम रखा आपने सेल्स, क्योंकि और उसके अंदर जितनी भी आपकी सेल्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस थी उसको आपने उनको उसमें रिकॉर्ड कर दिया, सिंपल। वैसे ही आपकी यहाँ पे क्या परचेज हुई है, तो परचेज के लिए आप क्या करेंगे, अलग से एक अकाउंट बनाएंगे जिसका क्या नाम है, परचेज अकाउंट। आप परचेज अकाउंट बनाएंगे और उसके अंदर आप क्या करेंगे, जितनी भी आपकी परचेज से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है उनको आप क्या करेंगे, उसमें रिकॉर्ड कर देंगे। ये लीजिए जी, मतलब हमने क्या किया यहाँ पे, एक जिस बुक के अंदर ये अकाउंट आपने ओपन किए ना, अलग से बनाए हैं, इस बुक को हम कहते हैं लेजर। इस बुक का क्या नाम है, लेजर। लेजर का मतलब आपने क्या किया, अपनी ट्रांजैक्शंस को किस में ट्रांसफर कर दिया, लेजर में। आपने जर्नल से जिस बुक में आपने सबसे पहले रिकॉर्ड की थी उसको कहते हैं जर्नल। जर्नल से आपने ट्रांजैक्शन उठाई और उसको किस बुक के अंदर आपने एक अकाउंट बना के उसमें पोस्ट कर दिया, उसको लेजर, ठीक है। और उसी को हम कहते हैं क्लासिफिकेशन। थर्ड जो आपका अब इस प्रोसेस में अकाउंटिंग प्रोसेस अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री सिस्टम जो आपकी स्टेज रहेगी उसको हम कहते हैं समराइजिंग। उसको हम कहते हैं समराइजिंग। देखिए समराइजिंग का मतलब क्या है कि आपने यहाँ पे सेल्स अकाउंट बनाया, आपने परचेज अकाउंट बनाया, ठीक है। जब अकाउंट बनाया तो बाद में उसका डेबिट बैलेंस आया, एक तरफ उसका क्रेडिट बैलेंस आएगा। तो इसका मतलब आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप उनकी समरी बनाएंगे। समरी बनाने में जितना भी डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस के थ्रू आप क्या बनाते हैं, इसमें आप तीन चीज़ों को बनाते हैं। सबसे पहली क्या है, आप बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। आप क्या बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस। देखिए हमने क्या पढ़ा था, अभी हमने पढ़े थे प्रिंसिपल्स किसके, डबल एंट्री सिस्टम के। उसमें फोर्थ पॉइंट क्या है, ये प्रिपेयर करने में मदद करता है किसकी, ट्रायल बैलेंस की। सेकंड चीज, ये ट्रायल बैलेंस के थ्रू आप क्या बनाते हैं, आप बनाते हैं आपका ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। उसी से तो आपको पता चलता है कि आपका नेट प्रॉफिट और नेट लॉस क्या है, वो तब पता चलेगा जब आप क्या बनाएंगे, आपका ट्रायल बैलेंस। और तीसरी चीज, आप इसके बेसिस पे जब आपको नेट प्रॉफिट नेट लॉस का पता चल गया तो आप क्या बनाते हैं, आपकी बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट से आपको क्या पता चलता है, आपके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का। चलिए, और ये कब पॉसिबल है, जब आप क्या करते हैं, डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करते हुए अपनी ट्रांजैक्शंस को क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। और वो रिकॉर्ड किस में करेंगे, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, जर्नल में, फिर उसको पोस्ट कर देंगे किस में, लेजर में। लेजर से जो डेबिट बैलेंस आया किसी भी अकाउंट का, ये क्रेडिट बैलेंस आया, उन दोनों की मदद से हम क्या बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, जिसमें हमारी एक्यूरेसी चेक हो जाती है। और ट्रायल बैलेंस बनने के बाद हम क्या बनाते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हमारा नेट प्रॉफिट नेट लॉस का पता चलता है। और फाइनेंशियल पोजीशन हमें जाननी है तो हमें कैसे पता चलेगा, जब हम क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट। तो ये थी आपकी स्टेजेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। क्वेश्चन में आपसे क्या है, या तो आपसे पूछ सकता है स्टेजेस क्या क्या है डबल एंट्री सिस्टम की, या फिर आपसे क्या पूछ सकता है, आपसे पूछ सकता है पार्ट्स, PARTS, कि डबल एंट्री सिस्टम बताओ कितने पार्ट में डिवाइड की गई है। तो आप कहेंगे उसको 3 पार्ट्स के अंदर हमारा डबल एंट्री सिस्टम का कंसेप्ट है, ये एक्सप्लेन किया गया है। चलिए जी, ये थे आपके स्टेजेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्टूडेंट्स, अब हम समझते हैं कि एडवांटेजेस क्या क्या है आपके डबल एंट्री सिस्टम के।
अब अगर आप डबल एंट्री सिस्टम या आप ट्रेडिशनल अप्रोच को फॉलो करते हैं तो सबसे पहला फ़ायदा तो क्या है कि ये आपका एक साइंटिफिक सिस्टम है। साइंटिफिक सिस्टम का मतलब है कि ये साइंटिफिक है क्योंकि इसके अंदर हम क्या कहते हैं, कुछ रूल्स को फॉलो करते हैं। और मैंने आपको कितने रूल्स बताए हैं, इसके अंदर है जी 3 गोल्डन रूल्स। 3 गोल्डन रूल्स वो कौन से हैं? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, पहला। दूसरा, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, दूसरा। और तीसरा क्या है? डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स, ये है 3rd गोल्डन रूल्स। तो हम क्या करते हैं, कुछ रूल्स को फॉलो करते हैं। जब आप कुछ रूल्स को, कुछ गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए जब भी आप कोई काम करते हैं तो वो काम क्या है, साइंटिफिक नेचर का बन जाता है। उसमें क्या है, कोई भी गलती होने के चांसेस नहीं रहते, वो एक परफेक्शन की तरफ बढ़ता जाता है। तो इसलिए हमारा ये डबल एंट्री सिस्टम क्या है, एक साइंटिफिक सिस्टम है अगर आप इसको कंपेयर करते हैं बुक कीपिंग से। चल, सेकंड इसका एडवांटेज है, ये क्या करता है, कंप्लीट रिकॉर्ड प्रोवाइड करता है आपको हर ट्रांजैक्शन का। किस लिए? क्योंकि इसके अंदर हम क्या करते हैं, कोई भी ट्रांजैक्शन को अगर हमें रिकॉर्ड करना है तो हम ये देखते हैं कि क्या वो हमारी पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड है, क्या वो हमारी पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड है, या फिर वो रियल अकाउंट से है, या फिर वो नॉमिनल अकाउंट से है। जब भी हम ये देखेंगे कि क्या उसी टाइम हम क्या करेंगे, हमारे रूल्स को अप्लाई करेंगे और हमारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर देंगे। तो उससे क्या है कि हमें कंप्लीट और पूरा का पूरा एक रिकॉर्ड हमें मिल जाता है। हमारी जितनी भी बिजनेस में ट्रांजैक्शन होती जाती है हम उसे क्रॉस चेक करते रहते हैं। अगर हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन की जरूरत है तो हम उस अकाउंट को उठाएंगे, उस अकाउंट के हम डेबिट क्रेडिट बैलेंस हम डिटेल में चेक कर सकते हैं कि कब हमने वो अकाउंट बनाया है, क्या डेट है, क्या उसका बैलेंस रहा है, क्या डेबिट बैलेंस, क्या क्रेडिट बैलेंस है। तो उसके थ्रू हमें क्या पता चलता है, किसी भी ट्रांजैक्शन का कंप्लीट रिकॉर्ड पता चलता है। चलिए जी, 3rd इसकी एडवांटेजेस क्या है, ये ट्रायल बैलेंस को बनाने में मदद करती है। देखिए, जब आपको क्या जितने भी आपके डेबिट बैलेंस है एक अकाउंट का और क्रेडिट बैलेंस है किसी भी अकाउंट का, जब आप उनकी बैलेंसिंग करेंगे ना लेजर में से, तो उसके बेसिस पे आप क्या बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस। और ट्रायल बैलेंस से क्या फ़ायदा है बनाने का कि आपको एक्यूरेसी का पता चल जाता है कि कितनी है आपने अकाउंट्स जो बनाए हैं वो कितने एक्यूरेट आपने बनाए हैं। वो वेरीफाई किससे हो जाती है, आपके ट्रायल बैलेंस से। ट्रायल बैलेंस के ही मदद से हम क्या बनाते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। इसमें जो आपका ट्रेडिंग अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट हमें बताता है हमारे क्या कितने, तो हमारा क्या है, ग्रोस प्रॉफिट या फिर हमारे ग्रोस लॉस। ग्रोस प्रॉफिट और अगर आप ग्रोस लॉस को जानना चाहते हैं तो आपको क्या बनाना होगा, आपको बनाना होगा आपका ट्रेडिंग अकाउंट। और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको इंफॉर्मेशन पर प्रोवाइड करता है आपके नेट प्रॉफिट और नेट लॉस के, मतलब किसकी इंफॉर्मेशन, कितना आपको नेट प्रॉफिट हुआ है और कितना है आपको लॉस हुआ। इसका पता आपको कैसे पता चलेगा, जब आप क्या बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 3rd जो इसकी एडवांटेज रहेगी वो है इट इज प्रोवाइड द नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। मतलब बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलाना है तो आपको क्या बनाना होगा, आपको बनाना होगा बैलेंस शीट ऑफ द बिजनेस। और बैलेंस शीट को बनाने के लिए आपको नेट प्रॉफिट का पता होना चाहिए। और बैलेंस शीट का आपको जो फ़ायदा क्या रहेगा कि आप इसमें पता लगा सकते हो कि आपके कितने तो आपके पास एसेट्स हैं, राइट, कितनी आपकी लाइबिलिटीज़ हैं और कितनी ओनर की कैपिटल है। तो इसका पता किसके थ्रू पता चलेगा, आपको पता चलेगा जब आप क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट बनाने में कौन मदद करता है, वो करता है आपका डबल एंट्री सिस्टम। 6th इसकी एडवांटेज है, ये क्या प्रोवाइड करता है, हमें बहुत सी इंफॉर्मेशन की नॉलेज प्रोवाइड करता है, नॉलेज देता है। वो कौन से इंफॉर्मेशन, आपने कितने परचेज किया, ठीक, आपने कितनी सेल्स की, और क्या बताएगा, आपने डेटर्स कितने हैं आपके, आपको डेटर्स से कितने रुपए लेने हैं, आपके क्रेडिटर्स कितने हैं, आपने क्रेडिटर्स को कितने रुपए देने हैं। तो इन सब चीज़ों का किसके थ्रू पता चलता है, जब आप क्या करेंगे, आप डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करते हुए अपनी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे।
सेवंथ एडवांटेज आपकी है कि इट प्रोवाइड्स द लेसर पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड। देखिए फ्रॉड होने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि जितनी भी ट्रांजैक्शन है, जो भी आपकी ट्रांजैक्शन है, वो क्या करती है, वो अफेक्ट करती है किसके, 2 अकाउंट्स को, 2 अकाउंट्स। मिनिमम आप कितने अकाउंट बनाते हैं इसके अंदर, आप बनाते हैं जी 2 अकाउंट्स। तो 2 अकाउंट्स मतलब हर ट्रांजैक्शन को आप क्या करेंगे, हर ट्रांजैक्शन के लिए 2 अकाउंट आप कम से कम बनाएंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, क्रॉस चेक कर सकते हैं, इसलिए उसमें क्या है, कोई भी फ्रॉड, कोई भी एरर, कोई भी ओमिशन होने का चांसेस नहीं है। चलिए जी, 8th है कंपैरेटिव स्टडी। देखिए ये क्या करना है, हमारे रिजल्ट्स को कंपेयर करने में मदद करता है। ये 2 तरीके से कर सकता है, एक होता है इंट्रा फर्म, एक होता है इंटर फर्म। देखिए इंट्रा फर्म और इंटर फर्म में आपको बहुत बार बता चुका हूं कि जब क्या करें, आप खुद से ही कंपैरिजन अपने ही फर्म का खुद पिछले ईयर के साथ कंपैरिजन कर सके, तो वो क्या होगा आपका इंट्रा फर्म। और इंटर फर्म के अंदर क्या होगा, जब हम अपना कंपेयर, हमारी फर्म का कंपेयर किससे करें, कॉम्पिटिटर के साथ, तो उसको हम कहेंगे इंटर फर्म कंपैरिजन। और वो कंपैरिजन कब कर पाएंगे आप, जब आप ट्रांजैक्शन को डबल एंट्री सिस्टम के थ्रू रिकॉर्ड करेंगे, तो उससे क्या है, आपको अच्छे से रिजल्ट, सभी का सभी डाटा आपको अवेलेबल होगा। और उस डाटा से आप कंपेयर कर सकते हैं कि अरे हमारा इस साल एक्सपेंस कितना है और हमारे कॉम्पिटिटर का कितना है, या हमारा इस साल एक्सपेंस या इनकम इतनी हुई, लास्ट ईयर हमारी एक्सपेंस या इनकम कितनी हुई थी, तो उसका आपको डिटेल में पता लग जाएगा। चलिए जी, 9th आपकी जो एडवांटेज है, ये हेल्प करता है मैनेजमेंट को। मैनेजमेंट को किस में हेल्प करेगा, ये हेल्प करेगा मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग में। डिसीजन मेकिंग, अरे जब आपके पास इतनी सारी इंफॉर्मेशन होगी, तो उसी इंफॉर्मेशन पे कंपेयर करते हुए तो मैनेजमेंट क्या करेगा, आपके जो मैनेजर्स है वो डिसीजन लेंगे, बहुत सारी पॉलिसीज बनाएंगे, प्लान बनाएंगे, और उनको कंट्रोलिंग में मदद होगी। वो कब होगी, जब आप ट्रांजैक्शंस को क्या करेंगे, गोल्डन रूल्स को फॉलो करते हुए अपने बुक्स में क्या करेंगे, उनको रिकॉर्ड करेंगे। तो चलिए ये थे आपके एडवांटेजेस क्या, डबल एंट्री सिस्टम के। इसके बाद हम पढ़ेंगे इसकी लिमिटेशंस, आप इनको नोट कीजिए। स्टूडेंट्स, कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ कमियां तो रहेंगी ही रहेंगी। तो अब जानते हैं कि हमारा जो सिस्टम है डबल एंट्री सिस्टम, इसमें वो कौन कौन सी कमियां हैं या लिमिटेशंस हैं जिसको हमें देखना पड़ता है। सबसे पहले तो ये सिस्टम हमारा बहुत ही एक्सपेंसिव है, इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा होता है एक बिजनेस का। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक बिजनेसमैन को बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शंस होंगी, तो उसको क्या बनानी पड़ती है, बहुत ज़्यादा बुक्स बनानी पड़ती है, लार्ज नंबर ऑफ बुक्स। अब जितनी ज़्यादा बुक्स बनाएगा तो उतने ज़्यादा लोग भी रखेगा, तो जो इन ट्रांजैक्शंस को करेंगे तो प्रोफेशनल पीपल हायर करने पड़ेंगे, उनका कुछ खर्चा होगा। तो इसमें ये क्या है, ये एक प्रोसेस काफ़ी कॉस्टली है एक बिजनेस के लिए। तो ये है इसकी सबसे पहले लिमिटेशन। सेकंड है, ये बहुत डिफिकल्ट है अप्लाई करना, जो इसके रूल्स हैं आपके डबल एंट्री सिस्टम को, उनको अप्लाई करना डिफिकल्ट है। देखिए कोई आम आदमी उनको अप्लाई नहीं कर सकता। उन रूल्स को अप्लाई करने के लिए आपको क्या है, आपको सर्टेन नॉलेज, आपको क्या होनी चाहिए, उनको रूल्स को आपको पता होना चाहिए। और वो कौन से रूल्स हैं, वो हैं जी डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। देखो ये रूल्स तो बहुत इजी देखने में लग रहे हैं, लेकिन इनको जब अप्लाई करते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। तो आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि आपकी ट्रांजैक्शन वो एसेट है या लाइबिलिटी है, वो क्या है। अगर आपको पता है, मान लीजिए आपकी ट्रांजैक्शन एसेट है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो एसेट किस अकाउंट से बिलोंग करती है, वो रियल अकाउंट से। अब अगर वो ट्रांजैक्शन एसेट है, अगर वो डेटर है, तो आपको पता है कि डेटर वैसे तो एक एसेट है, लेकिन वो अब रियल अकाउंट में ना आके वो किस में आएगी, वो आएगी जी पर्सनल अकाउंट में, वो पर्सनल अकाउंट का पार्ट है। तो ये क्या है, ये इतना आसान नहीं है डबल एंट्री सिस्टम, उसके लिए आपको प्रॉपर नॉलेज आनी चाहिए, आपको प्रॉपर समझ में आना चाहिए। तो अगर आपको इस जो डबल एंट्री सिस्टम का ये जो मेथड है, ये जो अप्रोच है, इसको अप्लाई करना है, तो ये आसान तब बनेगा जब आप जतिन सर की वीडियोस देखेंगे। जतिन सर लाइव चैनल को सब्सक्राइब करें, तब आपको बहुत समझ में, बहुत आसानी से हम सारे कंसेप्ट्स आपको क्लियर कराएंगे, तो आपको ये लिमिटेशन फेस नहीं करनी पड़ेगी। देखिए अब थर्ड लिमिटेशन क्या है, थर्ड लिमिटेशन है इसके कुछ एरर्स, इसमें कुछ ना कुछ एरर तो होगा ही होगा।
चलिए जानते हैं कौन से एरर है। देखिए यहाँ 3 टाइप्स के एरर्स आप जब इस सिस्टम को फॉलो करते हैं तो उसके होने के चांसेस है। सबसे पहला तो है आपका एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन का मतलब क्या है कि इसका मतलब है कि आप क्या करो, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना ही भूल गए। आप ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड ही करना भूल गए, मतलब ट्रांजैक्शंस क्या हो रह गई यहाँ पे, अनरिकॉर्डेड रह गई। अरे आपने कोई फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर की ट्रांजैक्शन ही नहीं की तो ये क्या हुई, ये हुई आपकी एरर ऑफ ओमिशन। तो ये क्या है, डबल एंट्री सिस्टम अब आपको ये नहीं बता पाएगा कि आपने फर्नीचर खरीदा, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है। सेकंड जो इसमें एरर होने का चांस है वो है आपका एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन, देखिए ये क्या है, एरर ऑफ कमीशन के अंदर हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इसके अंदर जो मेन लिमिटेशन है आपकी कि हम अपनी बुक्स में, मान लीजिए कि आपने फर्नीचर खरीदा 50,000 रुपये का और गलती से आपने अपने बुक्स में रिकॉर्ड कर दिए 5 लाख रुपए। मतलब आपने क्या किया, इसके अंदर रॉन्ग अमाउंट को रिकॉर्ड कर दिया, रॉन्ग अमाउंट को आपने अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर दिया। और जब ये रिकॉर्ड कर देंगे तो अब क्या होगा, आपका एरर हो गया और उस एरर को हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन। चलिए जी, थर्ड जो अब आपका एरर है, जो तीसरा इसमें आपका एरर होने के चांस है, उसको हम कहते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल। देखिए ये क्या एरर है, देखिए इसके अंदर मेनली क्या आता है, एरर ऑफ प्रिंसिपल है या प्रिंसिपल से, ये है आपका एरर ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है, देखिए इस एरर के अंदर क्या होगा, यहाँ तो आपने रॉन्ग अमाउंट, गलत अमाउंट को आपने रिकॉर्ड कर दिया, लेकिन यहाँ पे आप सही अमाउंट को रिकॉर्ड करते हैं गलत अकाउंट में। यानी अमाउंट आप क्या करते हैं, रिकॉर्ड तो बिल्कुल सही करते हैं, लेकिन जिसमें आप रिकॉर्ड करते हैं आप किस में कर देते हैं, गलती से किसी दूसरे अकाउंट में सही अमाउंट को रिकॉर्ड कर देंगे, तो वो जो एरर आएगा उस एरर को हम कहेंगे एरर ऑफ प्रिंसिपल। मान लीजिए कि आपने मशीन परचेज करी, तो अब आपने क्या किया, आपने इसको परचेज अकाउंट में रिकॉर्ड कर दिया उस अमाउंट को, लेकिन अमाउंट किस में रिकॉर्ड होनी थी, वो मशीनरी अकाउंट में। बिजनेस में तो मशीन आई ना, है ना, तो आपने सही अमाउंट, आपने ये 5 लाख की मशीन खरीदी, मशीन तो अमाउंट तो 5 लाख है, आपने सही रिकॉर्ड की, लेकिन आपने गलती से वो परचेज अकाउंट में रिकॉर्ड कर दी, लेकिन करनी किस में थी, वो मशीन अकाउंट में रिकॉर्ड करनी थी। तो ये क्या है आपका, ये कहलाएगा आपका एरर ऑफ प्रिंसिपल। देखिए इस चैप्टर को समझने के लिए आपको 2 चीज़ों का, 2 चैप्टर्स का आना बहुत ज़रूरी है। एक तो आपका बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स चैप्टर नंबर 2 और एक आपका जर्नल। जब आप पहले क्या करें, आप पहले जर्नल को पढ़े, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स को पढ़े, उसके बाद आप चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7 इन दोनों चैप्टर को आप उसके बाद समझे। अगर आप डायरेक्ट ये चैप्टर कर रहे हैं तो आपको कंसेप्ट को क्लियर करने में बहुत प्रॉब्लम होगी। वो अगर आप जर्नल को पढ़ के आते हैं, आपको बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, सभी टर्म्स का पता है, तब आपका कंसेप्ट फटाक से क्लियर होगा, तब आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये था आपका इम्पोर्टेंट चैप्टर डबल एंट्री सिस्टम। ये थ्योरी के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, प्रैक्टिकल इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, जर्नल में हम इसे डिटेल में समझेंगे आगे, लेकिन इसमें से थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपका, जैसे रियल अकाउंट बताओ क्या होता है, पर्सनल अकाउंट बताओ क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं, ये इस टाइप का क्वेश्चन आपका इसमें से आता है। कई बार एडवांटेजेस लिमिटेशन भी पूछ सकता है, तो आप इसको ध्यान से पढ़िए। चलिए जी, इसको नोट डाउन कीजिए, यहाँ आपका चैप्टर खत्म होता है।